सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल 2 ऑफ M2 सीरीज। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 2, जिसका नाम है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप इसमें से आपको ना ये सब टर्म्स क्लियर हो गए होंगे अब तक, क्योंकि हमने मॉड्यूल 1 में इसके बेसिक्स पूरा पढ़ लिया था। फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप लेता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो। ये है ना जो आपके स्क्रीन के सामने कि सिलेबस है मॉड्यूल 2 का, जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट्स ऑफ हायर ऑर्डर। और ये पूरा उसका कंटेंट है, ओके। एंड ये सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स है, तो इसको समझने से पहले हम थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं, फिर आराम से हम इसको समझ पाएंगे। वो क्या, मैं इस सिलेबस से वापस आऊँगा आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर, ओके। तो मैं थोड़ा सा पहले रिकैप ले लेता हूँ। तो रिकैप में हमने क्या देखा था, हमने मॉड्यूल 1 जब किए थे, ओके, उसमें था हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था। उसमें लीनियर नहीं था, उसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था, और उसमें हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे, ओके। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था, डी एक्स, डी वाई, डी एस, डी टी, ये सब टर्म आते थे। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब उसमें डेरिवेटिव के टर्म्स इन्वॉल्व हो, है ना। और हमने फर्स्ट मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर मतलब डी एक्स, डी वाई, डी एस, डी टी ऐसे टर्म्स को स्टडी किया, ऐसे इक्वेशंस को स्टडी किया, सॉल्व करने के टेक्निक्स देखे हमने क्या उनको कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हो, ओके। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 2, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल 1 की तरह है नहीं कि आपको कंफ्यूज होगा कि इसमें कौन सा मेथड लगाना है। मॉड्यूल 2 एकदम स्पेसिफिक मॉड्यूल है, जिसमें आपको एकदम मतलब एकदम क्लियर आइडिया होगा कि कौन सा मेथड यूज करना है, ओके। तो मॉड्यूल 2 जो है हमारा वो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तो हमने फर्स्ट पढ़े, अब मॉड्यूल 2 में हम सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर थर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, फोर्थ ऑर्डर पढ़ेंगे, ओके। फिफ्थ ऑर्डर तक जनरली जाता नहीं है, तो डोंट वरी। तो हम इसमें अब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से डील करेंगे और उनको सॉल्व करने की टेक्निक सीखेंगे, ओके। तब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स कैसे ले सकते हैं, जैसे हो गया डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, है ना। ये सेकेंड ऑर्डर हुआ है ना, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स, वो भी डबल डेरिवेटिव, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। एंड क्या है, डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर ऐसा, या फिर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। तो ऐसे सब टर्म्स अब हमें दिखेंगे, तो हम इजीली पूरे पेपर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा हायर ऑर्डर है और कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है। तो जहाँ डी एक्स डी टी डी वाई है वो फर्स्ट ऑर्डर मतलब मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन, एंड मॉड्यूल 2 में आपको सिंपली हायर ऑर्डर दिख जाएगी। अब इसमें ना एक एडवांटेज है हमारे पास, क्या एडवांटेज है कि जो हमारा मॉड्यूल 2 है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नहीं। वो ऑलरेडी जितने क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे और आपकी बुक्स में दिखेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन लीनियर रहेंगे। तो इसलिए अब इसको हम अब से बुलाएंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो एक बार मैं आपको लीनियर बता देता हूँ क्या था, हमने फर्स्ट मॉड्यूल में वैसे भी देख चुका। लीनियर कब होता है, जब डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 रहती है और उसकी डेरिवेटिव की भी पावर 1 रहती है ना। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होता है। एंड लास्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होता है। ट्रांसीडेंटल मतलब साइन, कॉस, ई रेस टू एक्स के टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आता, मतलब साइन डिपेंडेंट वेरिएबल या कॉस डिपेंडेंट वेरिएबल या ई रेस टू डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा नहीं आता है। तो जो इक्वेशन में ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है ना। तो ये तो हमने मॉड्यूल 1 में इसका बेसिक देख लेते हैं। अब मॉड्यूल 2 में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब जो भी आपको ये टर्म्स दिखेंगे ना, सारे के सारे लीनियर रहेंगे, ओके। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर, तो समझ गए। अब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या चीज़ है, तो वो देखते हैं हम। तो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको ना टू वे में फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं हम, ओके। क्या टू वे में रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, ओके। ये टू वेज में हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। अब फर्स्टली कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास 2x प्लस 5y, ओके।
तो ये x के साथ एंड जो y के साथ जो शुरू में लगा हुआ है नंबर उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर नंबर लगा है तो वो एक कांस्टेंट होता है नंबर, है ना। तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है 2x एंड 5y, ये कांस्टेंट नंबर है इसलिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। अगर वेरिएबल लगा हो यहाँ पर तो वो वेरिएबल कोएफिशिएंट हो जाता है। मतलब वेरिएबल का एग्जांपल कैसे, अगर एक्स वाई है तो अगर मेरे को y का कोएफिशिएंट चाहिए तो y का कोएफिशिएंट x है, तो x क्या है, वेरिएबल है, तो इसका होता है वेरिएबल कोएफिशिएंट। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये रहता है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम हायर ऑर्डर से डील कर रहे हैं तो हायर ऑर्डर के टर्म्स रहेंगे इसमें। तो कैसे रहेंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 5 dx प्लस 2 डी 2 dy/dx इक्वल टू 0। ओके, ये एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो यहाँ देखो आप, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के डेरिवेटिव्स को देखो, इनके जो कोएफिशिएंट है 5 एंड 2 दे आर नथिंग बट कांस्टेंट, है ना, नंबर्स है वो। तो इसलिए ये होता है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। अब वही वेरिएबल का क्या रहेगा, वेरिएबल में रहेगा x डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस x-1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। अब देखो यहाँ पर इनके जो कोएफिशिएंट है डेरिवेटिव्स के, वो x और x-1 है, वो एक वेरिएबल है, वो अब नंबर नहीं है, वो अब कांस्टेंट है ही नहीं। तो इसलिए इसको बोलेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। ओके, सो अब मैं आपको एक मिथ अभी से आपको बस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर हमारा सिलेबस देखो, हम पूरा सिलेबस समझ गए, मतलब हेडिंग तो समझ गए एटलीस्ट, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स क्या होती है, ये हो गई, है ना, ये हो गई हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होती है, ये हो गई, है ना। तो हेडिंग में तो लिखा है दोनों, हमें दोनों पढ़ना है ऐसा हेडिंग में लिखा है, लेकिन जब हम कंटेंट देखेंगे जो ये 2.1 है एंड जो ये 2.2 है, ये जो दोनों कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करने की टेक्निक्स है, 2.1 एंड 2.2 बोथ। फिर आप बोलोगे सर अगर दोनों में ही ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है को सॉल्व करना है तो फिर वेरिएबल कोएफिशिएंट कहाँ सॉल्व हो रहे हैं। तो ये जो है ना सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स, जो कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंडरी, ये जो दोनों है ना, ये दोनों है वेरिएबल कोएफिशिएंट को सॉल्व करने की टेक्निक्स। लेकिन आप देख पा रहे हो कि वो सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स में है, मतलब उसको कोई आर्स भी अलॉटेड नहीं है, तो वो एग्जाम में नहीं आते, वो आप खुद की लर्निंग के लिए आप कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट हमारा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ डील करता है इस चीज से। आवर सिलेबस इज दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। ओके, तो यहाँ पर एक चीज तो हमें मालूम पड़ गई कि हमें सिर्फ और सिर्फ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करने की टेक्निक्स पढ़ना है, ये पूरे मॉड्यूल 2 में 2.1 एंड 2.2 में हम वही पढ़ेंगे। ओके, और जो ये सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स है वो डील करता है वेरिएबल कोएफिशिएंट से, तो वो आपकी मर्जी, आपको करना है तो आप कर सकते हो, वैसे तो वो एग्जाम में नहीं आएगा। नाउ लेट्स एनालाइज। ओके, सो व्हाट, ये जो मॉड्यूल है वो 20 से 22 मार्क का आएगा आपके पेपर में ऑप्शंस के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 में इसका एक क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है। ओके, तो ये बहुत इजी मॉड्यूल है, मतलब इसमें कुछ ऐसा हार्ड है ही नहीं। जो ये जो मॉड्यूल है ना, इसमें ये सब टाइप्स है, ई रेस टू ए एक्स, साइन ए एक्स, कॉस एक्स प्लस बी, ये सब टाइप्स है। ओके, तो ये टाइप्स में से भी ना सिर्फ लास्ट का एक दो टाइप थोड़ा सा लेंदी जाता है, बट इजी सब है। ओके, तो इस ये जो है ना स्कोरिंग मॉड्यूल बन जाता है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, बेसिक सा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स के थ्रू आप पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसका ना एक मतलब जब शुरू में मैं आपको ये सब चीज़ें सॉल्व करवाऊंगा ना, आपको ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ नई लगेगी कि ये मतलब बहुत, अगर एक नई चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ तो आपको दिमाग में रजिस्टर करने थोड़ा टाइम लगता है ना। तो इसलिए आपको धीरे धीरे आदत, एक बार एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको धीरे धीरे उसका हैंग हो जाएगा, उसकी आदत हो जाएगी, तो आपको फिर ये सब चीज़ें ना बहुत ईजी लगने लगेगी। ओके, इसका जो एप्लीकेशन है वो आगे जाके भी बहुत है, मतलब आगे सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में भी आपको ये सब देखने मिल जाएगा। इसका जो सोल्यूशन रहता है, ये लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जो सोल्यूशन रहता है वो रहता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर अच्छे से। ओके, तो ये उसका सोल्यूशन रहता है, आपको आगे जाके भी बहुत सुनने मिलेगा। तो ये थोड़ी सी झलक दे दिया मैंने क्या है क्या नहीं। अब देखो ये 4 आवर्स है, 4 आवर्स का मतलब ये 14 मार्क्स को आ सकता है एंड ये 6 मार्क्स को आएगा, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर।
ओके। सो 14 मार्क्स के लिए आपको इसमें ना टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे नहीं, टू बी स्पेसिफिक 6 टाइप्स है, आपको 6 टाइप्स पढ़ने रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर मतलब मैं ये टाइप्स पे वापस आऊँगा, फर्स्ट मैं एक टॉपिक कवर करता हूँ। वो टॉपिक जब हो जाएगा ना, आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हो क्या रहा है। वो टॉपिक होने बाद मैं ये पूरा सिलेबस आपको समझाऊंगा कि ये 2.1 एंड 2.2 क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाउ डू वी स्टार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक टर्मिनोलॉजी आना चाहिए इन सबको सॉल्व करने की। हम क्या क्या करने जा रहे हैं? हम हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। तो सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता रहना चाहिए, कुछ चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो वो चीज़ों में से फर्स्ट जो चीज़ है वो क्या है? फर्स्ट चीज़ है हमें ऑपरेटर डी के बारे में मालूम रहना चाहिए। ओके, तो ये ऑपरेटर डी क्या है? लेट्स सी। ये ऑपरेटर डी कुछ नहीं है, ये जो डी है ना, ये रिप्रेजेंट करता है डी बाई डी एक्स को। इट इज़ नथिंग बट दिस। तो हम इसको यूज़ करते हैं अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब उसको सिंपल करने के लिए, उसका सॉल्विंग प्रोसेस जो है वो सिंपल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल लेता हूँ मैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये चीज़ है हमारे पास। अब हमको ना इसको बार बार लिखना पड़ेगा आगे जाके, 1 2 3 4 5 6 पूरा ऐसा थ्रू आउट लिखते जाना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी चीज़ को लिखना बार बार बहुत टीडियस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को डी से डिनोट करते हैं ना। तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है असल में? ये असल में है डबल डेरिवेटिव, है ना, डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, है ना। तो डी बाई डी एक्स को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक सेकेंड। डी बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम ऑपरेटर डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी विल राइट दिस इज नथिंग बट डी। उसकी जगह मैंने डी लिखा, और वो स्क्वायर तो वहाँ है ही, डी स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर वाई तो है ही। ओके, सो दिस कैन बी रिटर्न एज दिस। सो एक दो और देखते हैं, और फिर ये मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये जब ये सब चीज़ आपके लिए नई है, लेकिन ये जब आगे जाएगा ना, इसका पूरा आपको आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपना, डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई, सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई। और डी बाई डी एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डी से, डी ऑफ वाई लिख सकता हूँ इसको। ओके, तो ये सेकंड को ऐसा लिखते हैं डी स्क्वायर ऑफ वाई, एंड इसको लिखेंगे डी बाय वाई। ओके, अब देखते हैं प्रैक्टिकल, डी रेस टू 4 वाई अपॉन डी एक्स रेस टू 4, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, 3 डी बाई डी एक्स, इसकी पावर 4 है, और ये फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो एकदम इजी है। यहाँ पर 3, और ये डी बाई डी एक्स को डी लिखो, और उसकी पावर 4 है, डी ऑफ वाई मतलब 3 डी रेस टू 4, और वाई इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी है सॉल्व करने की, तो ये आप अभी अपने दिमाग में डाल लो। अब हम आगे इसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्टली मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ, हम उसको कन्वर्ट करेंगे, हम उसको कन्वर्ट करेंगे ऑपरेटर फॉर्म में। ऑपरेटर फॉर्म क्या होता है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास, 5 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ओके, ये एक एग्जांपल है हमारा हायर ऑर्डर। देखो इसका ऑर्डर देखो 2 है, ये नहीं रहता और सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स रहता तो ये फर्स्ट ऑर्डर बनती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 2 की वजह से ये हायर ऑर्डर बन गई। ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, एंड ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर कैसे? ये देखो हर जगह आपको y दिखेगा, y y की पावर 1 है। यहाँ पर देखो y स्क्वायर आता तो नॉन लीनियर बन जाती, लेकिन y की पावर 1 है। यहाँ पर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कहीं नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स की भी पावर 1 है, और इसकी भी पावर थ्रू आउट 1 है। ओके,
तो 3 कंडीशन हो गई, और साइन वाई कॉस वाई लॉग वाई आपको कहीं दिख रहा है नहीं। ओके, और ये ई रेस टू एक्स दिख रहा है, लेकिन एक्स तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने आपको बोला ना, आपको हायर ऑर्डर जहाँ भी दिखे उसके अंदर आपको लीनियरिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लीनियर रहेगा। नॉन लीनियर आपकी सिलेबस में है ही नहीं। सो ये तो लीनियर हायर ऑर्डर लीनियर, मैं लिख देता हूँ इसको, आप रट्टा ही मार लो, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इनके कोएफिशिएंट्स देखो 5 2 3, दे आर नंबर्स, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, तो इतना बड़ा ये शॉर्ट फॉर्म, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको क्या करना है, हमें इसको ऑपरेटर फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमारा इसके बाद से जो भी हम ये सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना हायर ऑर्डर के, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप हमारा रहेगा इसको ऑपरेटर फॉर्म में लाना। अब ऑपरेटर फॉर्म क्या होता है, डी के फॉर्म में लाना, क्योंकि हमारा ऑपरेटर डी है जिससे हम डिनोट करेंगे सबको। तो लेट्स ब्रिंग इट। तो 5 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ देखो, डी बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ, और इसकी पावर क्या है 2, एंड वाई तो यहाँ पर है ही, प्लस 2, और डी बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ, डी, और उसकी पावर क्या है 1 है, तो 1 है, और यहाँ पर y पहले से प्लस 3y इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ओके, तो ये दिस इज नथिंग बट ऑपरेटर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर फॉर्म। ऑपरेटर फॉर्म। ओके, तो आपको हर क्वेश्चन को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट स्टेप ये रहता है। अभी इसमें आप देखो वाई 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 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 5d² प्लस 2d प्लस 3y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो ये फॉर्म हमारा बन गया y कॉमन लेने के बाद। अब ना इसको बोलते हैं, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये जो अंदर है ना फंक्शन ऑफ डी, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, या इसको कहीं कहीं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। ओके, अभी फिलहाल के लिए इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ जो अंदर वाला है वो ओनली फंक्शन ऑफ डी है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई, तो यहाँ पर है इज इक्वल टू। अब यहाँ इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं ना, तो राइट हैंड साइड पे कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने ई रेस टू एक्स लिया, लेकिन देखो सिलेबस अभी थोड़ा थोड़ा आपको मतलब समझ रहा होगा, ई रेस टू एक्स साइन ई रेस टू एक्स एक्स वी, तो राइट हैंड साइड ना कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है इवन। तो इसलिए राइट हैंड साइड को ना अब से हम डिनोट करेंगे फाइ से। ओके, तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म है, मतलब ये जनरल फॉर्मेट है, आपको इसमें लाना पड़ेगा, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मेट। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहता है कि जो भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ऑपरेटर फॉर्म में लाओ। ऑपरेटर फॉर्म में लाने बाद उसको ऐसे लिखो जनरल फॉर्मेट में, मतलब फंक्शन ऑफ डी रहना चाहिए इंटू वाई और इंटू फाइ रहना चाहिए। ओके, अब ये ना यहाँ पर जो है ना, ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ है ये कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा ऐसी ही रहेगी, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो बदल सकता है। जैसे ई रेस टू एक्स आया यहाँ पर, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन में साइन एक्स आ जाए, कोई क्वेश्चन में कॉस 2x आ जाए, और कोई क्वेश्चन में हो सकता है x² आ जाए। तो मतलब राइट हैंड साइड हमारा चेंज होते रहता है, तो हमारा फाइ चेंज होते रहता है। तो फाइ जब हमारा चेंज होते रहता है ना, तो फाइ के बेसिस पे हम इसको और टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एफ ऑफ डी इंटू वाई ये चेंज नहीं होने वाला हमारा कभी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आपको थोड़ा अभी क्लियर होते हुए दिखेगा जब मैं इसको फाइ के बेसिस पे क्लासीफाई करूँगा। ओके, हाँ, फर्स्टली ये जनरल फॉर्मेट है। अब देखो सोल्यूशन, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बाद में देखते हैं, अब हम देखते हैं सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो सोल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या होता है सोल्यूशन हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस ई आई। ओके, ये सोल्यूशन होता है। अब इसके डेप्थ में आप मत जाओ कि ये कहाँ से आया सर सोल्यूशन, और ये मतलब यही सोल्यूशन क्यों होता है,
ये सोल्यूशन होता है, इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है तो हमें इसका डेरिवेशन कहीं रिक्वायर्ड नहीं है। आप इसका डेरिवेशन समझ भी लोगे तो आपको इसका कहीं काम नहीं आने वाला। तो आप बस इतना याद रख लो कि सोल्यूशन जो है कोई भी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी आई। दो पार्ट्स में हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम सी एफ निकालते हैं। सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना, और पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो कोई भी आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, उसको हम इसी से सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई इज नथिंग बट पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन पे, डिपेंड्स ओनली ऑन ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, मतलब ये इक्वेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, वो सी एफ इसी पे डिपेंड करता है। सी एफ को राइट हैंड साइड पे क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है। राइट हैंड साइड पे तुम कुछ भी रखो उसको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसको लेना देना है राइट हैंड साइड पे। वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ फाइव पे, डिपेंड्स ऑन फाइव। फाइव मतलब राइट हैंड साइड, है ना। अब आपकी बुक्स में इसको एक्स से डिनोट किया, ऐसा कैपिटल एक्स से, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए हम इसको फाइव से डिनोट करेंगे। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो इसकी वजह से। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड करता है फाइव पे, जो फाइव है उसके बेस पे इसकी वैल्यू आती है। ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो अपना ही अलग पिक्चर में रहता है, उसको लेना देना ही नहीं कुछ, उसको बस इससे लेना देना है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, उसके बेस पे वो अपना इसका अलग सोल्यूशन बनता है, इसका अलग सोल्यूशन बनता है। लास्ट में हम दोनों को क्लब कर देते हैं, हमें एक कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है। ओके, तो ये सब अभी आपको सेंस बनते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करने बाद आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हो क्या रहा है। तो अभी हम आते हैं, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है जो ये है वो डिपेंड करता है फाइव पे, आर एच एस पे डिपेंड करता है ना। अब आर एच एस में क्या क्या रह सकता है अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। सो हमारा जनरल फॉर्मेट क्या था, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू फाइव। ओके, अब ना ये आगे दो तरीके से क्लासीफाई होता है। फाइव के बेस पे। ओके, अगर फाइव जीरो है और अगर फाइव नॉन जीरो है। ओके, दो तरीके से क्लासीफाई होता है। यहाँ से तो कुछ लेना देना नहीं, एफ ऑफ डी इंटू वाई वैसे को वैसा रहता, लेकिन अगर फाइव जीरो है तो अलग चीज़ बनती है, और अगर फाइव नॉन जीरो है तो नॉन जीरो में भी क्या क्या होने की संभावना है। ओके, तो धीरे धीरे हम देखते हैं। पहले तो हम फाइव इक्वल टू जीरो पे देखते हैं। तो आप ही बताओ, अगर फाइव जीरो हो जाता है तो जैसे अगर ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो फाइव क्या है, राइट हैंड साइड है ना। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारा, जीरो आ गया। तो अगर फाइव जीरो है सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y के टर्म्स बचेंगे, दिखेंगे क्वेश्चन में आपको। ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये टू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ y के ही टर्म्स दिखेंगे थ्रू आउट। थ्रू आउट आपको सेम y के टर्म दिखेंगे। तो इसको मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जब थ्रू आउट सेम चीज़ दिखती है तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस फॉर्म बोलेगा इसको। जब राइट हैंड साइड पे जीरो आ जाता है और सिर्फ वाई के टर्म्स दिखेंगे। अगर राइट हैंड साइड पे जीरो नहीं आता है, समझो राइट हैंड साइड पे कुछ आ गया, फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आ गया, है ना। अब देखो थ्रू आउट इक्वेशन y के फॉर्म में नहीं है, हर टर्म में y आ रहा था, हर टर्म में सेम y आ रहा था, तो इसलिए होमोजीनियस फॉर्म आया। लेकिन यहाँ ये टर्म में y नहीं है, ठीक है, ये टर्म में cos x है। तो ये इस इक्वेशन में, मतलब ये इक्वेशन को अलग कर रहा है। ये थ्रू आउट सेम होती लेकिन इसकी वजह से ये अलग हो जा रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस फॉर्म, जब राइट हैंड साइड जीरो नहीं होता है। नॉन होमोजीनियस फॉर्म। ओके, जब राइट हैंड साइड की वैल्यू जीरो नहीं हो तो ये थ्रू आउट वाई के इक्वेशन में नहीं रहती है, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस फॉर्म। ओके, अब ये इस बेस पे क्यों क्लासीफाई होता है पता है, क्योंकि होमोजीनियस फॉर्म के लिए पी आई जो रहता है वो जीरो रहता है। वो कैसे, तो देखो
जो पी आई डिपेंड्स करता है फाइव पे, तो फाइव मतलब हमारा ये है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू फाइव, है ना। तो अगर मैं वाई को इधर ही रहने दूँ तो क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन एफ ऑफ डी हो जाएगा, है ना। यही है पी आई, थ्रू आउट पी आई का फॉर्मूला हम ये यूज़ करने वाले हैं। दिस इज आवर पी आई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही फॉर्मूला रहेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। और जो सी एफ है उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो निकलेगा, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूले से y इज इक्वल टू फाइव अपॉन एफ ऑफ डी। अब अगर मैं होमोजीनियस की बात करूँ तो होमोजीनियस पे फाइव की वैल्यू तो ज़ीरो है ना। तो जब मेरा पी आई मैं निकालूंगा तो पी आई का वैल्यू क्या है, फाइव अपॉन एफ ऑफ डी होता है पी आई। ओके, इन टू शेप फाइव अपॉन एफ ऑफ डी होता है। अब अगर मैं इसको फाइव की वैल्यू ज़ीरो डालूँ, ज़ीरो अपॉन एफ ऑफ डी, तो ये पूरा पी आई तो ज़ीरो हो गया। तो कंक्लूजन क्या है कि जब होमोजीनियस की बात आती है, जब होमोजीनियस की बात आती है तो सोल्यूशन जो कि होना चाहिए सी एफ प्लस पी आई, लेकिन फाइव ज़ीरो होने की वजह से हमारा पी आई भी ज़ीरो हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ देखे। तो सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारा होमोजीनियस के लिए सी एफ बनता है। कि मतलब अगर तुम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लो होमोजीनियस का तो तुम्हें कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जब फाइव नॉन ज़ीरो रहता है तब हमारा पी आई ज़ीरो नहीं होता है, तब हमारा पी आई होता है फाइव अपॉन एफ ऑफ डी। अब तो फाइव नॉन ज़ीरो है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मतलब फाइव क्या क्या हो सकता है उसके बेस पे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है। तो कौन कौन से टाइप्स है वो हम देखते हैं अभी। ओके, तो फर्स्टली हमारा फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है कि अगर फाइव ई रेस टू ए एक्स या फिर कांस्टेंट रहे तो, मतलब क्या, हमारा राइट हैंड साइड पे ना ई रेस टू ए एक्स रहेगा। मतलब देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था ई रेस टू एक्स, तो ये हमारा टाइप वन में फॉल करता है। तो ये टाइप वन है हमारा कि जब हमारा राइट हैंड साइड ई रेस टू एक्स रहेगा तो इसको अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। नाउ टाइप टू पे आते हैं। जो हमारा टाइप टू है वो बोलता है कि तुम राइट हैंड साइड पे कॉस ए एक्स रखो या साइन ए एक्स रखो या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी रखो या फिर साइन ए एक्स प्लस बी रखो, ये चार चीज़ अलाउड है। ओके, ये हमारा टाइप टू है। टाइप टू मतलब सिंपली कॉस या साइन रहना चाहिए राइट हैंड साइड पे, वो भी अकेले रहने चाहिए, उनके साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहना चाहिए। अब टाइप थ्री आते हैं। टाइप थ्री हमारा है कि राइट हैंड साइड मतलब फाइव इक्वेशन रहना चाहिए। कौन सी, पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब एक्स रेस टू एम, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसे कुछ भी एल्जेब्रिक इक्वेशन रहना चाहिए राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारा टाइप थ्री होता है। नाउ टाइप फोर पे आते हैं। तो जो टाइप फोर है वो है फाइव इज इक्वल टू, यहाँ तीनों टाइप्स खत्म हो गए। टाइप फोर फाइव जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप वन टू थ्री है। मतलब कैसे कि टाइप फोर जो है ना वो ई रेस टू ए एक्स तो रखो ही रखो, लेकिन उसके साथ तुम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये वी जो है ना, वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस एक्स कर सकते हो, या ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स कर सकते हो, या ई रेस टू ए एक्स इंटू एक्स रेस टू एम कर सकते हो, या ई रेस टू एक्स इंटू कॉट एक्स कर सकते हो। मतलब वी कुछ भी रह सकता है एक्स का फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाइड हो रहा है वो। यहाँ पर ई रेस टू एक्स अकेला था, ओके, लेकिन यहाँ ई रेस टू एक्स के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है तो वो टाइप फोर में आता है। एंड देन आता है हमारा टाइप फिफ्थ। टाइप फिफ्थ जो है वो टाइप टू एंड टाइप थ्री का कॉम्बिनेशन है। कैसे, जो हमारा फाइव रहेगा वो रहेगा एक्स इंटू एक्स रेस टू एम इंटू कॉस ए एक्स रह सकता, या फिर एक्स रेस टू एम इंटू साइन ए एक्स रह सकता। ओके, तो एक्स रेस टू एम क्या है, हमारा टाइप थ्री है, मतलब टाइप थ्री इंटू टाइप टू रह सकता, या फिर टाइप टू इंटू टाइप थ्री भी बोल सकते हैं आप, या फिर टाइप थ्री इंटू टाइप टू इंटू टाइप थ्री। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये दोनों टाइप का मल्टीप्लिकेशन ही टाइप फिफ्थ है, कुछ नहीं। अगर एक्स टू एम अकेला आता तो टाइप थ्री में फॉल होता, कॉस ए एक्स अकेला आता तो टाइप टू में फॉल होता, लेकिन अगर वो दोनों मल्टीप्लाई करके साथ में आए ना तो इसलिए वो टाइप फिफ्थ में फॉल कर रहे हैं। ओके, एंड जो हमारा लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप है फाइव, इनमें से कुछ नहीं है। ये जो पहले पांच टाइप है ना इनमें से कुछ नहीं है, मतलब क्या, फाइव इज नन ऑफ द अबव, नन ऑफ अबव।
तो इसका एग्जांपल कैसे, अगर लॉग आ गया 10 आ गया, यहाँ लॉग और 10 दिख रहा है आपको, नहीं, तो वो टाइप 6 में आता है। ओके, तो ये कुल मिला के हमारे 6 टाइप थे जब फाइ हमारा जीरो नहीं हो रहा है। नॉन होमोजेनियस फॉर्म में हमें 6 टाइप्स पढ़ने हैं। ओके, एंड देन फिर लास्ट हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। सो ये 6 टाइप्स मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं, मैंने आपको जैसा बोला था सिलेबस समझाऊंगा, तो अब सिलेबस पे चलते हैं। ओके, तो देखो आप सिलेबस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ओके ये मैं समझ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, मतलब सी एफ और पी आई निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी टाइप क्या, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, एक्स इज नथिंग बट आवर फाइ, हम उसको फाइ से डिनोट करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। मतलब देखो ये टाइप मैंने आपको बताया ना जनरल फॉर्मेट होता है, तो ये पूरा इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको ये सिलेबस समझ आए। एफ ऑफ डी ऑफ वाई इंटू इज इक्वल टू फाइ, अब फाइ वेर एक्स इज, मतलब वेर आवर फाइ इज, ये देखो टाइप 1 दिख रहा है आपको, ये टाइप 1 है, ई रेस टू ए एक्स। फिर साइन, ये सही से प्रिंट नहीं हुआ, साइन ए एक्स कॉस ए एक्स या साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, ये टाइप 2 है हमारा। टाइप 3 हमारा जो है एक्स रेस टू एम है, जो कि वो भी प्रिंट नहीं हुआ इसमें, लेकिन टाइप 3 है हमारे को। एंड टाइप 4 जो है, ये हमारा टाइप 4, ये हमारा टाइप 5 है। टाइप 6 जो है यहाँ पर नन ऑफ दी अबव भी एक आता है टाइप, वो भी यहाँ पर है नहीं, लेकिन वो है मुंबई यूनिवर्सिटी में उसके क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, एंड टाइप 3 के तो आ ही आए क्वेश्चन। तो ये सब हमारे हैं टाइप 6 टाइप्स है, और ये अलग है और ये अलग है। ओके, तो आज के जो लेक्चर है, जो इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, हमें ये तो पहले आ जाना चाहिए ना होमोजेनियस फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं, सी एफ कैसे निकालते हैं इन शॉर्ट, फिर बाद में हम इसमें जाएंगे ना नॉन होमोजेनियस फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब तक का सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं हुआ अब तक, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन बताया, मॉड्यूल 1 में क्या था, 2 में क्या था, फिर इसको क्लासीफाई किए, ऑपरेटर डी का सिग्निफिकेंस दिया आपको। आपको फर्स्ट स्टेप यही परफॉर्म करना है, ये जो है ना स्क्रीन पे आपके, वो पाई डी स्क्वायर वाई ऑपरेटर फॉर्म में लाना है, वो परफॉर्म करना है। फिर राइट हैंड साइड डिसाइड करेगा कि आपका पी आई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर राइट हैंड साइड पे ज़ीरो है तो पी आई भी ज़ीरो होगा, अगर राइट हैंड साइड पे नहीं नॉन ज़ीरो है तो फिर ये 6 टाइप्स हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट है होमोजेनियस फॉर्म पढ़ना है हमको। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ होमोजेनियस फॉर्म। नाउ लेट्स बिगिन आवर, मतलब कैसे हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अब हम स्टार्ट करें। अब तक हम बस और सिर्फ ऊपर से देख रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सो मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूँ और उसके थ्रू अपन पूरा समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो आपके लिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy/dx माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसको आप ऑपरेटर फॉर्म में पहले लिख लो। ओके, लेट्स बिगिन। तो जो हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1, स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा, ऑपरेटर फॉर्म। कि हमें ये डी 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 के टर्म, मतलब स्मॉल डी के टर्म में इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कैपिटल डी के टर्म में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, dy/dx को हमें डी से रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट टर्म डी स्क्वायर आ जाएगा, है ना, y आ जाएगा प्लस 2, फिर dy/dx को डी से रिप्लेस करेगा और y तो वहाँ है ही पहले से, y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ओके, अब y कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3y इज इक्वल टू 0। देखो अब ये हमारा आ गया जनरल फॉर्म में, है ना, जनरल फॉर्म में आया ना, यहाँ फंक्शन ऑफ डी आया, 2y इज इक्वल टू 5, है ना। अब देखो यहाँ पर सिंस फाइ इज 0, सिंस फाइ इज 0 therefore इट इज होमोजीनियस, है ना, इट इज होमोजीनियस।
और हमारा सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है हमारा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, लेकिन फाई ज़ीरो है तो हमारा पी आई जो है वो भी हो जाएगा ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा, यहाँ ज़ीरो आए तो y इज इक्वल टू ज़ीरो अपॉन एफ ऑफ डी इज ज़ीरो, तो पी आई हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा कंप्लीट सोल्यूशन, देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ बनेगा। बस सिर्फ और सिर्फ हमें सी एफ निकालना है। तो जो हमारा स्टेप टू रहेगा वो निकालना रहेगा सी एफ। अगर पी आई एग्जिस्ट करता तो हमें स्टेप थ्री में पी आई निकालना पड़ता। तो लेट्स गो टू स्टेप टू। ये था हमारा स्टेप वन। नाउ वी विल गो टू स्टेप टू। ओके, स्टेप टू हमें निकालना है सी एफ। अभी सी एफ निकालने का मैं आपको अभी बता रहा हूँ मेथड, लेकिन आप एक दो बार करोगे ना आपको ये पूरा इजी लगेगा। अभी थोड़ा आपको ऐसा लगेगा क्या हो रहा है ना, क्योंकि ये बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है। तो जब ब्रेन को नई नई चीज़ें सीखने मिलती है ना तो उसको रजिस्टर करने थोड़ा टाइम लगता है। सो एक बार हैंग हो जाएगा ना आपको ये सब चीज़ का, आपको ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगी। ओके, तो सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है। अब मैंने आपको बताया था ना ऑक्सिलरी इक्वेशन किसको बोलते हैं। इस जो अंदर ब्रैकेट वाली इक्वेशन है ना, जो डी के टर्म्स में इक्वेशन आती है एफ ऑफ डी, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब वो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं ऑक्सिलरी। इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, लेकिन हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे इसको। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे। क्या है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ब्रैकेट के अंदर क्या है, डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री। तो डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री, इसको इक्वेट करो जीरो से ताकि इसको हम सॉल्व कर सके। अब देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। डी को एक पल के लिए भूल जाओ कि वो डी बाई डी एक्स है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फिर, एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो ये अब हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो गई, कन्वर्ट हो गई। ओके, अब इसको हमको सॉल्व करना है, मतलब एम की वैल्यूज़ निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, आप सिंपली आपके कैलकुलेटर में डायरेक्टली आप डाल के भी सॉल्व कर सकते हो। उससे आपका मतलब मार्क्स नहीं कटने वाला। और कन्वेंशनल वे से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये माइनस थ्री है, इसके दो फैक्टर बनते हैं, थ्री इंटू वन। ओके, अब यहाँ प्लस टू आना चाहिए तो थ्री के साथ प्लस साइन रहना चाहिए, वन के साथ माइनस, ताकि थ्री इंटू माइनस वन करे तो माइनस थ्री आए, और थ्री माइनस वन करे तो टू आए। सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एम प्लस थ्री एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये सब हमने 10 में देखा था। ओके, सो इससे क्या दिखेगा, एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड एम माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक एम की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री, और एक एम की वैल्यू आ जाएगी वन। ओके, तो ये आ गए हमारी एम की दो वैल्यूज। इसको मैं एम वन बोलता हूँ, इसको मैं एम टू बोलता हूँ। ओके, तो इनको बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। लेकिन इनको क्या बोलते हैं, और इनको रूट्स भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये दो वैल्यू डालोगे ना तो ये इक्वेशन जीरो बन जाएगी। तो ये दोनों उसके सोल्यूशन है। सोल्यूशन को एक और मतलब मैथ्स की लैंग्वेज में रूट्स भी बोलते हैं। तो दे आर नथिंग बट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हाँ, और एक बात, ये जो ब्रैकेट वाला फॉर्म है ना इसको बोलते हैं फैक्टर फॉर्म। ये हमें टाइप सिक्स में काम आएगा इसकी जानकारी, लेकिन इसको मैंने अभी फिलहाल के लिए ऐसे बता दिया। आपको नहीं भी पता रहेगा तो कोई बात नहीं। ओके, हम्म, अब देखो, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एम स्क्वायर था, तो इसलिए दो रूट आए, एम वन एंड एम टू। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती तो थ्री रूट्स आते हैं, एम वन एम टू एम थ्री। या फिर अगर ये फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन होती है, एम रेस टू फोर, तो चार रूट्स आते हैं, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर। ओके, तो जितनी पावर रहती है इक्वेशन की उतने रूट्स आपको मिलते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एम स्क्वायर है तो दो ही रूट आना चाहिए, एम वन एंड एम टू, माइनस थ्री एंड वन आर दी टू रूट्स। अब ये रूट्स के बेस पे ना सी एफ की वैल्यू डिसाइड होती है। ओके, क्या रूट्स का नेचर क्या है, देखो ये माइनस थ्री एंड वन बोथ आर रियल रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के लिए जो सी एफ रहता है हमारा वो होता है सी वन ई रेस टू एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एम टू एक्स। ओके, ये रियल नंबर के लिए रहता है। तो ये कहाँ से आया, इसके पीछे आप मत जाओ, इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है जो कि ज़रा भी यूज़फुल नहीं है। हमें इसका सिर्फ एप्लीकेशन आना चाहिए कि हाँ, अगर हमारे रूट्स रियल आते हैं, जैसे माइनस थ्री एंड वन आर रियल नंबर्स,
तो सी एफ बनता है c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x। ओके, अब हमारे रूट्स रियल के अलावा क्या आ सकते हैं, रियल के अलावा हमारे रूट्स आ सकते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आई के टर्म्स में, तो हमारा सी एफ फिर वहाँ अलग होता है। ओके, सो रियल नंबर के लिए ये रूट होता है, ये सी एफ होता है, सी एफ का ये फॉर्मूला है c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x। तो अब हम m1 m2 की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, वेर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट। ओके, e⁻m1x माइनस 3x प्लस c2 e⁻1x मतलब x, ये हमारा सी एफ आ गए। एंड इन केस ऑफ होमोजीनियस, क्योंकि ये होमोजीनियस है, तो कंप्लीट सोल्यूशन y it is nothing but cf is nothing but c1 e⁻−3x प्लस c2 e⁻x। तो ये हमने सॉल्व कर लिया एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, ये इक्वेशन का ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, इसका जो सोल्यूशन है वो ये y इज इक्वल टू c1 e⁻−3x प्लस c2 e⁻x। आप चाहो तो ये सोल्यूशन को इसमें डाल के देख सकते हो, मतलब आप इसको, इसका डबल डेरिवेटिव और इसका सिंगल डेरिवेटिव, तो आप इसको कर सकते हो, इसको d2y/dx² करो, तो ये पूरी इक्वेशन डबल डेरिवेटिव होकर यहाँ डालो, फिर सिंगल डेरिवेट करके यहाँ डालो और फिर y यहाँ डालो, तो आपको उसका वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर जा रही है। ओके, सो ये हमने पहला केस देखे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं सी एफ निकालना। ये रियल रूट्स थे, तो रियल रूट्स के केस में ये होता है। अब हमारे रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हुए तो क्या करना चाहिए। ओके, ज़रूरी नहीं हर बार रियल आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स रूट का हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट एग्जाम्पल लेते एक, #2, ये वाला हमारा जो था ये था हमारा फर्स्ट। ओके, अब सेकंड लेते हैं हमारा d2y/dx² प्लस 4y इक्वल टू 0, d2y/dx² प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अब हमें सॉल्व करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 हमारा क्या रहता है, ऑपरेटर फॉर्म। इसको हमें पहले ऑपरेटर फॉर्म में लाना है, तो ऑपरेटर फॉर्म में कैसे लाएंगे, जो d/dx है उसकी जगह लिखो d। ओके, तो d2y प्लस 4y इज इक्वल टू 0। एंड नाउ y कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा d² प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारा आ गया ना जनरल फॉर्मेट में, क्या f(d) इंटू वाई इज इक्वल टू फाई के फॉर्मेट में आ गया। ओके, सो अब हमारा फाई क्या है, सिंस फाई इज 0 देयरफॉर इट इज होमोजीनियस। ओके, तो होमोजीनियस के केस में क्या होता था, पहले हमारा तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है ना, इसको तो अब आप याद ही कर लो। और पी आई हमारा हो गया 0, वाई इट इज 0 क्योंकि फाई हमारा 0 है, क्योंकि इट इज होमोजीनियस। ओके, तो y इज इक्वल टू सी एफ हमारा सोल्यूशन बनेगा। तो अब हम स्टेप 2 में चलते। स्टेप 2 हमें निकालना है, सिर्फ और सिर्फ सी एफ निकालना है। ओके, तो सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे हम, सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे ए ई। आप इसको फुल फॉर्म में लिखना एग्जाम में, ठीक है, मैं यहाँ टाइम सेविंग के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर जो ये f(d) है वही ऑक्सिलरी इक्वेशन है, मतलब d² प्लस 4, d² प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको m के टर्म्स में लिखेंगे, m² प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो m² इज इक्वल टू -4 आ गया, 4 उधर गया तो माइनस हो गया है ना। अब इसका अंडर रूट ले लो, तो m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4, प्लस माइनस आता है यहाँ पर, और मतलब ऑलवेज यहाँ पर प्लस माइनस आता है जब आप अंडर रूट लेते हो। तो अभी अंडर रूट ऑफ -4 हमें पता नहीं, तो इसको हम थोड़ा स्प्लिट करते हैं। अंडर रूट ऑफ -4 कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। ओके, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, है ना, प्लस, और ये -1 को हम कैसे, रूट ऑफ -1 इज नथिंग बट हम इसको i से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ i। तो m की वैल्यू आ गई मेरी, m इज इक्वल टू +-2i।
ये मैंने कन्वेंशनल वे से सॉल्व किया हो, लेकिन आप इसको डायरेक्टली कैलसीयम में डाल के भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा टाइम सेव करने के लिए आप इसको कैलसीयम में डालो और कैलसीयम में डाल के सॉल्व करो, तो भी आपको आंसर यही मिलेगा +-2i। ओके, अब ना इसका जो सी एफ रहता है उस पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फ़ा +-बीटा-i से डिनोट करते हैं। ओके, सो इससे डिनोट करते हैं, और हमारे रूट्स क्या है, हमारा रूट आया +-2i। ओके, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, +-2i यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू होगी 0 एंड बीटा की वैल्यू होगी 2। अब जो सी एफ है कॉम्प्लेक्स रूट्स में, वो सी एफ c1e⁻m1x + c2e⁻m2x नहीं होता है। अच्छा, अगर यहाँ पर 3 रूट्स आती तो यहाँ पर आता है c3e⁻m3x। ओके, जितनी रूट्स उतने ज़्यादा c1 c2 c3 आएंगे। ओके, अब यहाँ पर जो सी एफ है उसका अलग बन जाता है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा हार्ड है, डिफिकल्ट है रिमेंबर करने के लिए, इसलिए आप थोड़ी 3-4 बार प्रैक्टिस करो, आपको रिमेंबर हो जाएगा। उसका सी एफ का फॉर्मूला e⁻α(x) c1 cos बीटा x + c2 sin बीटा x। ओके, ये है वो सी एफ का फॉर्मूला अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आए तो। अगर रियल रूट्स आए तो ये फॉर्मूला, अगर कॉम्प्लेक्स रूट आए तो ये फॉर्मूला। तो अल्फा क्या है एंड बीटा क्या है, अभी हमने देखे कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फा +-बीटा से डिनोट करते हैं, तो अपना आया +-2i। तो इसलिए हमारा अल्फा यहाँ +-2i, इसको हम कंपेयर करें, ये दोनों को हमने कंपेयर करे तो हमें मिला बीटा की वैल्यू 2 है। देखो बीटा साफ साफ कंपेयर हुआ, +-+ वही है, आई वही है, बीटा इज 2, अल्फा इज 0 क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है। तो e⁻0x c1 cos 2x + c2 sin 2x। ओके, अब e⁻0x मतलब e⁻0, एनीथिंग (0) इज 1, तो इट इज़ 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c1 cos 2x + c2 sin 2x is our CF, and in case of homogeneous y is CF। कंप्लीट सोल्यूशन जो है हमारा इस CF जो कि हमारा c1 cos 2x + c2 sin 2x। ओके, सो दिस इज आवर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने सॉल्व किए। एन एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, जो कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, उसमें एक आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन, होमोजेनियस फॉर्म का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इजी टाइप्स है। इसके सिर्फ रूट्स के बेसिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ सी एफ निकालना है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से कोई भी इसमें आपको पी आई निकालने वाला मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में एक सी एफ निकालने वाला क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। तो ये बहुत ईजी मेथड है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एकदम ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको ना एक और टाइप कराता हूँ और फिर उसके बाद आपको इसका फ्लो चार्ट देता हूँ, वो फ्लो चार्ट आपको दिख जाएगा ना, तो आपको सब और सब इजी हो जाएगा। ओके, अब देखो एक और टाइप से मेरा मतलब है कि यहाँ पर हमारे रूट्स थे रियल, एंड अगर आप रूट्स का नेचर को देखो तो -3 एंड 1 बोथ आर डिफरेंट, तो इसको हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मतलब जो अलग हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और इसको क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर आ गया तो इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। ये इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट है क्योंकि +2i एंड -2i दे आर नॉट सेम। ओके, अब ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें रूट्स हमारे सेम आए, तब हम वो केस लेते हैं, क्या, रिपीटेड रूट्स। ओके, रिपीटेड रूट्स मतलब हमारे रूट्स आ सकते हैं 1,1 या फिर 2,2 या फिर +-2i, +-2i। देखो ये भी रिपीट हुआ ना, ++2i -2i। ओके, ऐसे रूट्स अगर हमारे आए तो सी एफ पे क्या असर पड़ेगा, तो लेट्स सी। इसको भी हम एग्जांपल लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं, वो है d3y/dx³ -3d2y/dx² +3dy/dx -y = 0। ओके, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ऑलवेज ऑपरेटर फॉर्म में लाना रहता है, तो मैं बार बार नहीं लिखता हूँ ताकि टाइम सेव हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d³ y
-3d² प्लस 3dy माइनस वाई इक्वल टू 0। वाई आप कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, d³ माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा जनरल फॉर्मेट में आ गया, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू फाइव में। फाइव क्योंकि हमारा 0 है, देयरफॉर इट इज़ होमोजीनियस, तो वो स्टेटमेंट लिखना और फिर लिखना y इज इक्वल टू सी एफ ओनली। ठीक है, पी आई तो 0 हो गया। अब हम स्टेप 2 में आते। स्टेप 2 हमारा था ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज नथिंग बट वो ब्रैकेट वाली इक्वेशन है ना। सो क्या है वो, d³ माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देना है उसको, है ना। अब इसके रूट्स निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको आप डायरेक्टली कैल्शियम में डाल के सॉल्व करो। ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, ये आपकी कैल्शियम में आप सीधा सीधा वैल्यूज पुट करोगे ना तो आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप कैल्शियम में जाना, फिर आप ना मोड में जाना, मोड में जाने बाद इक्वेशन मोड में जाके क्यूबिक इक्वेशन सिलेक्ट करना, ओके, एंड देन इनकी वैल्यूज डालना, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, ओके। तो आपको आंसर मिलेगा, देखो ऐसा, x इक्वल टू 1 आया है ना। अब मैं इक्वल दबा रहा हूँ ना, तो बस एक ही रूट बता रहा है, x इक्वल टू 1, इक्वल दबा रहा हूँ ना वो चले जा रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 रिपीट हो रहा है 3 बार। देखो हमें इससे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है, तो रूट तो 3 आएंगे, इसका हमें श्योर है। एक m1 आएगा, एक m2 आएगा और एक m3 आएगा, ओके। 3 रूट्स आएंगे क्योंकि ये थर्ड क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्योंकि हम कैल्शियम में डाल रहे ना, तो एक ही आंसर दिखा रहा है x इक्वल टू 1, उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है मतलब वो 1 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो आएगा 1 1 1, मतलब ये तीनों रूट्स 1 ही रहेंगे। तो 1 3 बार रिपीट हो रहा है मतलब तीनों रूट्स 1 है। अब ये हमारा केस होता है रिपीटेड रूट्स का, ओके। तो अगर रूट्स रिपीट हो जाते हैं तो सी एफ क्या बनेगा। तो अगर रूट्स रिपीट नहीं होते, जैसे 1 2 3 होता, तो सी एफ क्या बनता, c1 ई रेस टू एक्स प्लस c2 ई रेस टू 2x प्लस c3 ई रेस टू 3x, है ना, ये बनता सी एफ। लेकिन क्योंकि अब ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ एक स्पेसिफिक वे है लिखने का। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, सी एफ c1 ई रेस टू एक्स प्लस c2 ई रेस टू एक्स प्लस c3 ई रेस टू एक्स, तीन ऐसा अलग अलग नहीं लिख सकते, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ओके। तो आपको इसको लिखना कैसे, तो क्योंकि यहाँ 3 बार रिपीट हो रहा है ना, तो आपको ऐसा लिखना है, देखो c1 प्लस c2x प्लस c3x² ई रेस टू mx। ये 3 बार रिपीट होता है ना, तब जाके ये फॉर्मूला लगता है। अगर 2 बार रिपीट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ x तक जाते हैं, c1 प्लस c2x ई रेस टू mx, ओके। ये 2 बार रिपीटेशन का केस है, ये 2 टाइम्स का है और ये 3 टाइम्स का। अगर 4 बार रिपीट हुआ तो क्या हो जाएगा, 4 बार रिपीट हुआ तो नथिंग, c1 प्लस c2x प्लस c3x² प्लस c4x³ ई रेस टू mx। अब m1 m2 m3 सब m ही है, मतलब एक ही रूट है 1, इसकी वजह से ई रेस टू 1x आएगा बस यहाँ पर। तो हमारा जो केस है वो ना 2 टाइम्स है ना ही 4 टाइम्स है, वो है हमारा 3 टाइम्स रिपीटेशन वाला। तो हमारा सी एफ क्या बनेगा, आवर सी एफ विल बी, 3 बार रिपीट हुआ है तो c1 प्लस c2x प्लस c3x² ई रेस टू 1x, मतलब ई रेस टू x। तो आप एक बात का ध्यान रखिए, जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो थर्ड ऑर्डर है, तो इसलिए यहाँ पर ये 3 कांस्टेंट आते हैं, c1 c2 c3। इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी वो थी सेकेंड ऑर्डर, तो इसलिए यहाँ पर c1 एंड c2 ही कांस्टेंट आए थे। एंड इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी वो भी सेकेंड ऑर्डर थी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ c1 एंड c2 आया था। अब हमने फर्स्ट टाइम थर्ड ऑर्डर डिग्री, थर्ड ऑर्डर को मतलब टारगेट किया, उसमें भी रिपीटेड केस था, इसकी वजह से c1 c2 c3 आया, वो भी ऐसे फॉर्म में आया और ई रेस टू एक्स आया, ओके। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर मतलब रूट्स रियल है तो क्या सी एफ बनता है, रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो क्या बनता है, एंड रूट्स अगर रिपीट होते हैं तो क्या बनता है, ओके। तो अभी मैं ना आपको एक अच्छा सा फ्लो चार्ट देता हूँ, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल बी बैक। वो फ्लो चार्ट बना के मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्या उसमें आपको इजीली सब समझ आ जाएगा कितने टाइप्स के रूट रहते हैं और किसका क्या सी एफ बनता है, ओके।
सो एवरीवन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रूट सी एफ अलग अलग हो सकता है, जैसे कि रियल के लिए अलग था, एंड देन इमेजिनरी के लिए अलग था, एंड रिपीटेड के लिए अलग था, है ना। तो मैं वो सबको एक जगह ला के क्लब कर दिया हूँ और एक फ्लो चार्ट बना दिया हूँ कि किसके लिए सी एफ क्या होता है। तो आइए हम वो फ्लो चार्ट को देखते हैं और उसके थ्रू हम पूरा मतलब इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या कौन सा सी एफ का फॉर्मूला कब लगने वाला है। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। वन सेकेंड। यस। सो फर्स्टली हमारे जो पहले टाइप के रूट्स है वो है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2, या फिर रैशनल नंबर हो सकते हैं 1.23। इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं √2 √5। ऐसे जितने भी रियल नंबर्स आते हैं ना वो सब इसमें आते हैं। अगर वो डिस्टिंक्ट रहे, मतलब एक रूट आ रही है 2, एक रूट आ रही है 4, दोनों अलग है ना, तो वो डिस्टिंक्ट रहे तो सी एफ का फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है। C1 e फर्स्ट रूट एक्स, C2 e(m2x), C3 e(m3x), जितने रूट होगी उतने तक आपको जाना है। अगर 2 रूट है तो सिर्फ यहीं तक जाना है M2 तक, 3 रूट है तो M3, और 4th रूट है तो 4 तक जाना है। लेकिन अगर रूट्स रिपीट हुए, फॉर एग्जाम्पल 2, 2 आया, है ना, तो सी एफ का फॉर्मूला ये बन जाता है C1 + C2x e(2x) आ जाएगा, 2 बार अगर रिपीट हुई। अगर 3 बार रिपीट हुई 2, 2, 2, तो C1 + C2x + C3 x², ये e(2x) आएगा, है ना। तो जितने बार रिपीट होगी उतने तक जाना है। 4 बार रिपीट हुई तो C + C4 x3 आ जाएगा यहाँ पर। ओके। तो ये सी एफ रिपीटेशन के केस में ऐसा बनता है कि बस वो कांस्टेंट का ब्रैकेट चेंज हो जाता है, बाकी e(mx) वहीं का वहीं रहता है। ओके। तो ये दो टाइप्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ रियल के, कि या तो वो डिस्टिंक्ट आ सकती है या तो रिपीटेड आ सकती है। अब सेकेंड टाइप होता है इमेजनरी। ओके। इमेजनरी रूट्स मतलब अल्फा प्लस माइनस बीटा आई। अब ये कैसे दिखते हैं, आई वाला टर्म आना चाहिए इसमें। आई मतलब 2i आ गया, या फिर आई आ गया, या फिर 3i आ गया, या फिर 2 + -3i आ गया, या फिर 1 ± √5i आ गया। ऐसे सिर्फ जहाँ आपको आई वाले टर्म दिखे ना वो इमेजनरी हो जाते हैं, इमेजनरी नंबर्स, या फिर उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसका ये जनरल फॉर्म है, अल्फा प्लस माइनस बीटा है। यहाँ से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना। एंड देन अब उसमें भी दो केस बनते हैं, जैसे रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड मतलब ये डिस्टिंक्ट केस। डिस्टिंक्ट अगर आई तो सिंपली हमारा ये फॉर्मूला लगेगा e⁴ C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, है ना। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इमेजनरी रूट्स रहती है ना वो हमेशा पैर में आती, मतलब प्लस, फॉर एग्जाम्पल 2i आया तो सिर्फ अकेला 2i नहीं आएगा, +2i नहीं आएगा, उसके साथ इसका जोड़ीदार रहना चाहिए -2i। ओके। ये रियल नंबर के केस में नहीं था, लेकिन इमेजिनरी नंबर हमेशा पेयर्स में आते, प्लस माइनस के फॉर्म में आते, अल्फा प्लस माइनस बीटा है तो ये हमेशा ऐसा आएगा +-2i, अकेला -2i या +2i नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर +-2i आया मतलब +2i एंड -2i, तो डिस्टिंक्ट है ना, +2i अलग है -2i अलग है। तो ये फॉर्मूला लगेगा e⁴ C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। अल्फा इसमें 0 है तो यहाँ e⁴ आ जाएगा। अब अगर रिपीटेड आए तो रिपीटेड कैसे दिखते, कि फॉर एग्जाम्पल +-2i +-2i आया। ओके। ये रिपीट हुआ, रिपीट कैसे हुआ, देखो +2i +2i 2 बार आया, एंड -2i -2i 2 बार आया। तो मतलब ये 2 टाइम्स रिपीटेशन का केस हुआ। दो जोड़ीदार आए, ये एक जोड़ीदार और ये दूसरी जोड़ीदार। ओके। तो ये रिपीट हुआ, तो रिपीट होगा तो क्या होगा, रिपीट होगा तो सेम हमने जहाँ ऐसा किए थे C1 + C2x किए थे ना, तो सिमिलर हमने यहाँ पर जहाँ कांस्टेंट है वहाँ पर उसको रिप्लेस कर देना है। देखो यहाँ C1 था ना पहले, अब रिपीटेशन का केस आ गया तो ये सेम का सेम रहेगा e⁴ ओके। दोनों का अल्फा 0 है तो e⁴ फिर अंदर क्या आ जाएगा, C1 की जगह C1 + C2x आ जाएगा, क्योंकि वो रिपीट हुए 2 बार, इससे C2x तक गया। अगर 3 बार रिपीट होते हैं, मतलब एक और बार आता कॉमा +-2i, तो क्या होता है C1 + C2x + C3 x²। लेकिन जनरली 3 टाइम रिपीट्स नहीं होते, 2 टाइम रिपीट होते कॉम्प्लेक्स के केस में। ओके। तो आएगा C1 + C2x cos ऑफ बीटा एक्स प्लस, यहाँ भी तो रिपीटेशन हो रहा है ना, C2 को भी रिपीटेशन में डालना है, C3 + C4x sin ऑफ बीटा एक्स। ओके। तो ये रिपीटेशन का केस बनेगा इमेजनरी के केस में। यहाँ पर कॉस के साथ जो कांस्टेंट था वो C1 + C2x बन जाएगा, और जो साइन के साथ कांस्टेंट था C3 + C4x बन जाएगा। ओके। नाउ द लास्ट केस इज अ रेयर केस, लेकिन हम एक भी पॉसिबिलिटी छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों ही मेनली केस आपको दिखाई देंगे पूरे मतलब क्वेश्चन में, लेकिन ये जो लास्ट केस है वो रेयर केस है, लेकिन फिर भी हम इसको कवर करेंगे। रेयर केस
और ये जो केस है ये सर्ड्स का है। सर्ड्स मतलब सर्ड्स ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसमें एक रियल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो। इरेशनल मतलब रूट या फ्रैक्शन ऐसे टाइप के नंबर। मोस्टली रूट रूट वाले जो नंबर्स रहते हैं ना, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, ऐसे ये सबको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, तो एक रियल पार्ट हो और एक इरेशनल पार्ट हो। जैसे अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, मतलब अगर रूट 2 अकेला आता तो प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये रियल में आ जाता। ओके, रूट 2 इज अलोन अ रियल। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर अगर रूट 2 कॉमा प्लस माइनस रूट 2 आता समझो। ओके, तो यहाँ पर आते हैं अपन डिस्टिंक्ट में आते तो क्या होता, C1 ई रेस टू प्लस रूट 2 एक्स प्लस C2 ई रेस टू माइनस रूट 2 एक्स। लेकिन अगर रूट 2 के साथ एक रियल पार्ट आ जाए, मतलब 1 प्लस माइनस रूट 2 आ जाए, तो अब हम रियल में नहीं जा सकते, वो अलोन रियल नहीं रहा, ये रियल प्लस इरेशनल का केस हुआ, मतलब ये सर्ड्स हो गया, सर्ड्स के केस में आ गया। अब 1 प्लस माइनस रूट 2 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, बीटा की वैल्यू 2 है, रूट 2 नहीं है, देखो रूट 2 वहाँ है पहले से, बीटा की वैल्यू 2 हो गई। तो अब हम इसमें आएंगे 1 प्लस माइनस रूट 2, मतलब 1 प्लस रूट 2 1 माइनस रूट 2, तो दोनों डिस्टिंक्ट है। तो सी एफ बनेगा सेम जैसा हमारा इमेजनरी में बन रहा था, बस यहाँ पर हाइपरबोलिक आ जाता है। देखो, ई रेस टू अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स बन रहा था, है ना, बस यहाँ पर हाइपरबोलिक आता है, कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स। ओके, एंड रिपीटेड के केस में क्या होगा, अगर ये रिपीट होता है 1 प्लस माइनस रूट 2 कॉमा 1 प्लस माइनस रूट 2, एक और एक ऐसा आ जाता है। ओके, तो ये रिपीटेड का केस आ गया, तो सेम यहाँ पर C1 की जगह C1 प्लस C2 एक्स लिखना है, दो बार रिपीट हुआ इसलिए, एंड C2 की जगह C3 प्लस C4 एक्स लिखना है, क्योंकि C2 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, और यहाँ पर हाइपरबोलिक आएगा क्योंकि ये सर्ड्स का केस है। तो आई होप आपको ये तीन केस क्लियर हो गए होंगे, इसके बाहर कोई केस नहीं होता। ओके, ये तीन केस ही है सी एफ निकालने का। तो सी एफ डिपेंड करता है हमारे रूट्स पे, एंड रूट्स के नेचर पे डिपेंड करता है हमारा मतलब सी एफ, एक ही बात हुई। सो मेन आपको ये सब याद रखना है, मेन फॉर्मूला याद रखे, रिपीटेशन के केस में तो अपने को यही करना रहता है C1 प्लस C2 एक्स। तो आप डिस्टिंग का याद रखिएगा, C1 ई रेस टू M1 एक्स प्लस C2 ई रेस टू M2 एक्स, जो कि आपको जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपके मुंह पे रहेगा ये। और इमेजनरी का भी आपके मुंह पे रहेगा, ई रेस टू अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा, रिपीट हुए तो C1 C2 की जगह बस वही रिपीटेशन वाला डालना है। और सर्ट्स का तो कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ हाइपरबोलिक लगाना है, बाकी सब पूरा फॉर्मूला सेम है। ओके, सो अभी अपन थोड़े एग्जांपल्स लेके होमोजीनियस के सॉल्व करते हैं। अभी हम होमोजीनियस पे है, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, हम अभी होमोजीनियस फॉर्म पे है, मतलब राइट हैंड साइड 0 है। इसका एक क्वेश्चन कंफर्म श्योर आने वाला है, तो इसलिए आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा सी एफ निकालने का। ओके, तो होमोजीनियस के बाद हम अगले लेक्चर में जाएंगे नॉन होमोजीनियस फॉर्म पे, तो इस लेक्चर में हम होमोजीनियस पे ही स्टिक रहेंगे। सो लेट्स सॉल्व 3 to 4 क्वेश्चंस ऑन होमोजीनियस फॉर्म। अब हमको पता चल गया इतने ही सी एफ होते, तो अब हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो कितने क्वेश्चन तक हम गए थे अब तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक गए थे, तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। 6d³ x/dt³ प्लस 23d² x/dt² प्लस 29dx/dt इज इक्वल टू -12x। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो फर्स्टली हमारा स्टेप 1 क्या रहता है, इसको ऑपरेटर फॉर्म में लाना। तो ऑपरेटर फॉर्म में लाने से पहले पूरा मतलब इसको पहले होमोजीनियस फॉर्म में लाओ, मतलब लीनियर फॉर्म में लाओ। तो देखो यहाँ पर ना डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स डिपेंडेंट मेरा, अब तक डी वाई बाई डी एक्स में खेल रहे थे हम, अब डी एक्स बाई डी टी आ गया, टी इंडिपेंडेंट हो गया, एक्स डिपेंडेंट हो गया, मतलब देखो एक्स की पावर 1 है, और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको फिलहाल लीनियर, क्योंकि वो लीनियर ही देगा आपको। तो इसमें आप फर्स्टली क्या करना, ये जो -12x है ना, इसको इधर ला लेना, क्योंकि एक्स के टर्म एक साइड रखो, और फिर राइट हैंड साइड हम डिसाइड कर पाएंगे। जैसे अभी आप यहाँ बोल सकते हो कि सर यहाँ तो राइट हैंड साइड 0 नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस फॉर्म हो गया। तो नहीं, राइट हैंड साइड 0 उससे डिसाइड नहीं होता नॉन होमोजीनियस फॉर्म है क्या नहीं। आपको देखना है थ्रू आउट एक ही टर्म में है क्या नहीं इक्वेशन, मतलब जैसे ये x है, तो x डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो थ्रू आउट x के x में है क्या अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम देखते हैं। तो फर्स्टली हम इसको एक काम करते हैं, इधर ला देते, क्योंकि वो x का टर्म है तो लेफ्ट हैंड साइड पे रहना चाहिए, राइट हैंड साइड पे या तो y या तो t का टर्म रहना चाहिए, या फिर कोई कांस्टेंट रहा तो रह सकता है।
तो 6d³ x/dt³ प्लस 23d²x/dt² प्लस 29dx/dt माइनस 12x। सारे x के टर्म को एक तरफ करो, अगर ये y के टर्म में होती थी सारे y के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ और फिर देखो राइट हैंड साइड 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखो मैंने 12x को इधर लाया क्योंकि सब x इधर बैठे हैं, तो बेचारा वो अलग कैसे फील करेगा वहाँ पर, इसलिए उसको इधर ला। तो अब ये देखो ये होमोजीनियस बनी, सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में आपको दिख रही है, हाँ। और राइट हैंड साइड पे कुछ है नहीं, 0 है वहाँ पर। अगर यहाँ -12t होता तो हम इधर नहीं लाते क्योंकि x के सारे रिश्तेदार इधर ही बैठे, t उधर है तो t को उधर ही रहने दो। लेकिन वो x है, इसकी वजह से हम इधर लेके आए इसको x लोग के साथ। ओके, अब वहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो ये हमारा हो सकता है आपको ऐसे फॉर्म में दे दे जिसमें राइट हैंड साइड ≠0 दिखा रहा हो, लेकिन आपको दिख क्या रहा है कि नहीं है =0, तो ये हो सकता है नॉन होमोजीनियस हो। लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए और सारे x के टर्म को या सारे y के टर्म को एक तरफ रखो और दूसरी चीज़ें एक तरफ रखो। ओके, अब नाउ सेकेंड स्टेप था हमारा इसको ऑपरेटर फॉर्म में लाना। तो 6d³ को कैसे लिख सकते, सॉरी d³/dt³ को कैसे लिख सकते हैं, d³x। ओके, प्लस 23d²x प्लस 29dx माइनस 12x इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 6d³ प्लस 23d² प्लस 29d माइनस 12x इक्वल टू 0। अब देखो ये ऑपरेटर फॉर्म में आ गया हमारा। इसका जनरल फॉर्मेट क्या है, f(d) इंटू, अब यहाँ पर x है क्योंकि x के टर्म में लीनियर है वो, इज इक्वल टू 5। अब देखो सिंस 5 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर इट इज होमोजीनियस, है ना। तो होमोजीनियस रहता था तो क्या रहता था हमारा, y इज इक्वल टू CF होता था सिंपली। तो स्टेप 2 में हम अब निकालते हैं CF। ओके, तो CF निकालने के लिए हमें फर्स्टली लिखना पड़ता था ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारी, ये है अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है ये। ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है 6d³ प्लस 23d² प्लस 29d माइनस 12 इक्वल टू 0 कर दो। अब इसके रूट्स निकालो आप। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, इसको सिंपली कैलकुलेटर में पुट करो, ठीक है। एंड इसके आपको 3 रूट्स मिलने चाहिए क्योंकि d³ है तो क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स मिलना चाहिए। तो इसके रूट्स जो आपको मिलेंगे वो रहेंगे -1, -3/2, -4/3। ये आपको कैलसी में आराम से मिल जाएगी। ओके, नाउ सी ये रियल रूट्स है, वो भी डिस्टिंक्ट में आते हैं। तो हमारा CF क्या बनेगा, CF फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, C1 e⁻⁻1x प्लस C2 e⁻⁻3/2x प्लस C3 e⁻⁻4/3x। So the solution is over. This is the complete solution, y is equal to CF. Okay, but wait, this is not the solution. How? देखो आपने यहाँ एक गलती कर दी है। जब हम मैं आपको वो गलती हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखो x के टर्म में कैसे आ गया सोल्यूशन और ये y कहाँ से आ गया। यहाँ पूरे इक्वेशन में हमारा y है ही नहीं, तो ये यहाँ y आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो देखो अब हम एनालाइज करते हैं जो प्रीवियस केसेस थे हमारे, ये केस से लेते, d²y/dx² था। तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो हमें y की वैल्यू चाहिए रहती थी। तो y की वैल्यू होती थी CF प्लस PI, और उसमें भी CF जो है x के टर्म में रहता था और y देखो y डिपेंडेंट वेरिएबल x के टर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में उसका सोल्यूशन रहता था। अब जब आप ये क्वेश्चन में आए तो आपने चेंज क्यों कर दिया, ये जब आपका x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया तो आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर y नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा x। यू गॉट इट, यहाँ पर x आएगा क्योंकि हम x का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अब देखो d³ x/dt³ मतलब x को ट्रिपल डेरिवेट करना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं हम, y की वैल्यू नहीं ढूंढ रहे। और सिमिलरली x का सोल्यूशन x के टर्म में कैसे आ सकता है, नहीं वो t के टर्म में आना चाहिए क्योंकि t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सोल्यूशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में रहता है। देखो यहाँ पर cos 2x, क्योंकि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो सोल्यूशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में रहता है। क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो ही तो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो मैं x की वैल्यूज अलग अलग डालूंगा तो ही तो y की वैल्यू चेंज होगी। अब मैं अगर y इक्वल टू 2y प्लस 3 डालूंगा तो मैं इसमें क्या चेंज करूँगा, ये y चेंज करूँगा तो ये यहाँ भी चेंज हो जाएगा, तो ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी। सो इसलिए हमेशा जो सोल्यूशन है हमारा
वो इंडिपेंडेंट के टर्म में रहना चाहिए। तो जब हमारा यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो हमारा सोल्यूशन t के टर्म में रहना चाहिए। तो यहाँ से हर जगह से x को हटाओ और t डालो। तो ये छोटी छोटी गलती बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली हम ये टाइप में करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो इसलिए आदत हो जाती है सी एफ एक्स के टर्म में लिखने की। लेकिन ये देखो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया था अलग टाइप में, ताकि आप कहीं से भी आपके मार्क्स जाए ना। अगर कोई दूसरे फॉर्म में भी आता है तो आपको मालूम है उसको कैसे टैकल करना चाहिए। तो सोल्यूशन आएगा टी के फॉर्म में, अब जाके ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। ओके, अब आगे के हम सम्स डी वाई बाई डी एक्स में सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये एक टाइप तो बता दिया। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब माइनस 3 d² वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। ओके, सो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते। फर्स्ट स्टेप है हमारा ऑपरेटर फॉर्म में लाने का। तो ऑपरेटर फॉर्म में कैसे आएगा, डी क्यूब डी क्यूब वाई माइनस 3 d² वाई प्लस 4y इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4y इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू 5 फॉर्म में। 5 0 है तो ये होमोजीनियस हो गया है ना। तो होमोजीनियस के लिए सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ ओनली। तो लेट्स गो टू स्टेप 2, जो कि था हमारा सी एफ निकालने का। तो वो तो डिपेंड करता है रूट्स, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन पे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारी, डी क्यूब माइनस 3d² माइनस 3d² प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको आप कैलकुलेटर में डालो तो आपको डी की 3 वैल्यू मिलना चाहिए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो आपको डी की वैल्यू मिलेगी -1, 2। ठीक है, 2 के आगे नहीं मिलेगी आपको, आप ध्यान रखें। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो -1 पहली वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेगी, और फिर 2 के आगे उसकी वैल्यू नहीं दिखाएगी। तो अगर 2 के आगे वैल्यू नहीं दिखा रही मतलब 2 ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि 3 वैल्यू रहना चाहिए, और अगर कैलकुलेटर 2 शो कर रहा है मतलब तीसरी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो -1, 2, 2। और अगर -1 रिपीट होना था तो ऐसा आता 2, -1, तो मतलब -1 रिपीट हो रहा है। तो आई होप यू गॉट इट। आपको ये दो दिखने वाले कैलकुलेटर में -1, 2, आपको ये 2 नहीं दिखेगा वापस। तो आपको, क्योंकि ये क्यूबिक है तो आपको मालूम रहना चाहिए वो जो 2 है लास्ट वाला रिपीट हो रहा है, तो वो 2 आएगा वैसे को वैसा। ओके, सो दिस आर द रूट्स। अब इसका सी एफ हमें लिखना है। तो देखो यहाँ सी एफ में दो केस बन गए, एक तो ये डिस्टिंक्ट भी है और ये दो रिपीट हो रहे हैं और ये अलग है। तो हम वैसे ही लिखेंगे सी एफ इज इक्वल टू C1 e⁻⁻1x, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट है ना। लेकिन ये दो तो रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम इसको लिखेंगे C2 प्लस C3x, क्योंकि दो बार रिपीट हो रहे, इंटू e⁻²x। तो ये रहेगा हमारा सी एफ, एंड दिस विल बी आवर कंप्लीट सोल्यूशन। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, d² माइनस 2d माइनस 4y इक्वल टू 0। देखो कभी कभी ना क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं मिलता है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। कभी कभी ना क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है, क्या d², मतलब डायरेक्ट ऑपरेटर फॉर्म आपको दे देता है, d² माइनस 2d माइनस 4y इक्वल टू 0। तो इससे ईजी हो जाता है सॉल्व करना। कैसे, क्योंकि स्टेप 1 तो इन्होंने खुद ने करके दे दिए, एफ ऑफ डी इंटू वाई। देखो एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 5 फॉर्म में तो इन्होंने खुद ने ला के दे दिए। 5 0 है तो होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस है तो सी एफ वाई इज इक्वल टू सी एफ होगा सोल्यूशन इसका, है ना। तो सी एफ निकालते हैं हम, सीधा सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ निकालने के लिए हमें पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए रहता है, ए ई। तो ए ई हमारी क्या है, d² माइनस 2d माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, आप इसको सिंपली कैलकुलेटर में डाल दो तो आपको मिलेगा आंसर d इज इक्वल टू 1 प्लस √5 कॉमा 1 माइनस √5। ओके, अब देखो ये मिल गया 1 प्लस माइनस √5। अभी ये देखो ये हमारा सर्ड फॉर्म आ गया। सर्ड कैसे, ये रियल पार्ट है एंड ये इरेशनल पार्ट है, तो मतलब सर्ड है। तो 1 अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा से कंपेयर करो
तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 5। तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा हमारा? सी एफ हो जाएगा सिंपली ई रेस टू अल्फा एक्स C1 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा एक्स। ओके, सो कैसे लिखेंगे? ई रेस टू अल्फा क्या है? 1 है, ई रेस टू 1x C1 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक। अब बीटा क्या है? बीटा है 5, रूट 5 नहीं है क्योंकि रूट ऑलरेडी फॉर्मेट में है, तो बीटा की सी वर्स अंदर की वैल्यू कंपेयर होगी 5x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक 5x। So this is the CF, which is also the complete solution since it is homogeneous. So let's solve question number 7. D cube y by dx cube plus 8y is equal to 0. So इसको हम जल्दी से स्टेप 1 करो, ऑपरेटर फॉर्म में लाओ। डी क्यूब वाई प्लस 8y इज इक्वल टू 0, तो डी क्यूब प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गया एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 5 फॉर्म में। 5 0 है तो होमोजीनियस, therefore y इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। तो स्टेप 2 पे आते हैं हम, सी एफ निकालना है ना, तो उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। डी क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज अवर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, अभी ना इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, इसको आप कैल्सी में डाल के सॉल्व करना, क्योंकि इसके 3 रूट्स आएंगे। आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो 3 रूट्स कहाँ से निकाल पाओगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए आपको, है ना। तो आपको पता तो मतलब मोस्टली लोगों को पता नहीं रहता इसका फॉर्मूला क्या है। सो इसकी वजह से डायरेक्टली इसको कैल्सी में डाल दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो डी आ जाएगा आपका, 3 रूट आने चाहिए क्योंकि क्यूबिक है, तो डी विल कम -2, 1 प्लस माइनस √3i। ओके, दिस इज और डी। अब चलो सी एफ लिखते हैं। तो सी एफ के लिए देखो, एक रियल नंबर आ गया और एक इमेजनरी, अब दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। तो कैसे लिखेंगे? रियल के लिए क्या होता है? C1 ई रेस टू -2x हो जाएगा, सिंपली डिस्टिंक्ट रियल है वो, है ना। अब ये अल्फा प्लस माइनस बीटा ऐसे कंपेयर करो, तो बीटा की वैल्यू √3, अल्फा की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा? प्लस ई रेस टू एक्स 1x, ठीक है। C1 तो यूज़ कर लिए, तो C2 आएगा, C2 कॉस ऑफ बीटा एक्स, बीटा क्या है? √3x प्लस C3 साइन ऑफ √3x। ओके, so this is your CF, which is also your complete solution since it is homogeneous. Now let's go to next question, question number 8. Question number 8 is fourth order equation, d raised to 4 plus k raised to 4 is equal to 0। इसको सॉल्व करना है। ओके, सो इसको आप कैल्सी में नहीं डाल सकते, 2 रीज़न की वजह से। पहले तो हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में लाना है, ठीक है, उनके ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में दिया हुआ है तो लाने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली 2 रीज़न की वजह से हम इसको कैल्सी में नहीं डाल सकते। फर्स्टली कि आपका कैल्सी फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन सॉल्व नहीं करता है। ये जो नॉर्मल कैल्सी हमारा, इससे फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, मैक्सिमम इससे क्यूबिक इक्वेशन तक सॉल्व हो सकती है। ओके, और अगर ये करता भी फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन सॉल्व, तो यहाँ एक k⁴ आ गया, एक कॉन्स्टेंट आ गया, तो आप कैल्सी में k⁴ तो डाल नहीं सकते, है ना। तो इसको हमें थोड़ा दिमाग लगा के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर ये सिंपली 2⁴ होता ना, तो हम इसको, अगर जो कैल्सी फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन सॉल्व करता उसमें डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि k⁴ आ गया तो इसलिए अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट आइडिया हमारे दिमाग में ये आएगा कि 4 का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें स्क्वायर का पता है। एक काम करो, इसको स्क्वायर के टर्म में लाओ, डी स्क्वायर का स्क्वायर इज सेम एज d⁴ एंड k स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब आपको ऐसा कोई फॉर्मूला पता है जिसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता हो? हाँ पता है हमें, क्या फॉर्मूला है वो? a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप थोड़ा सा रिकॉल करो, क्या हो जाएगा वो? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में a स्क्वायर भी आता है और b स्क्वायर भी आता है, तो मैं a स्क्वायर b स्क्वायर तो है मेरे पास, ये मेरा a स्क्वायर है, ये मेरा b स्क्वायर है, लेकिन ये 2ab की वजह से मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, ये 2ab यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ 2ab ऐड कर देता हूँ। ओके, और अगर मैं 2ab यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो 2ab सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि वो दोनों कट होके यही इक्वेशन
मतलब इक्वेशन पे इफेक्ट ना पड़े, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा ना हो। तो मैं +2, ए क्या है हमारा डी स्क्वायर एंड बी क्या है हमारा के स्क्वायर, इसको ऐड कर देता हूँ। ओके। अब मैं इसको ऐसी थोड़ी ऐड कर सकता हूँ, इसको कंपनसेट करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा, -2d² के स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे ना जब, तो सिंपली हमारे पास यही चीज़ बचेगी, इसलिए उसके एडिशन से एंड सब्ट्रैक्शन से फ़र्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे। लेकिन उससे एक चीज़ पे फ़र्क पड़ गया कि हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। वो कैसे, वो अब मैं दिखाता हूँ आपको। आप इसको ले लो, ये आपको a+b² का फॉर्मूला नहीं दिख रहा? देखो, d² प्लस k² द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो। कैसे, इसको आप खोलो तो आपको ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इसको खोल के पहले देखते हैं। तो हो जाएगा d² का स्क्वायर प्लस 2 × d² k² ओके, प्लस k² का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले में ही लाने के लिए तो हम ये सब कर रहे थे, तो ये फॉर्मूले में आ गया। तो मतलब ये जो टर्म है वो इसके इक्वल होता है, इस चीज़ के इक्वल है, d² प्लस k² का होल स्क्वायर। ओके। सो मैं बाकी चीज़ें हटा देता हूँ और उसको टर्म को सीधा सीधा, ये टर्म ये टीम के इक्वल है। ओके। अब यहाँ पर ये चीज़ तो बची रहेगी ना, -2d² k² इक्वल टू 0। अभी देखो ये द होल स्क्वायर है और ये यहाँ पर द होल स्क्वायर लाने की कोशिश करते हैं हम, ये पूरा टर्म का स्क्वायर है, लेकिन ये पूरे टर्म का स्क्वायर नहीं है। तो अगर मेरे को पूरे टर्म का स्क्वायर चाहिए, मतलब मेरे को ये, अगर मैं अंडर रूट लिखता हूँ, √d² k², तो मेरे को पूरे टर्म का स्क्वायर मिलेगा। कैसे बताओ, आप देखो, √2d k, ये पूरे टर्म का स्क्वायर क्या होता है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, d² का स्क्वायर स्क्वायर और k² का स्क्वायर k²। तो ये दोनों इक्वल हुए है ना। तो अगर मेरे को ये 2 को भी मतलब ब्रैकेट में लाना है स्क्वायर के साथ, तो मेरे को उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, ताकि वो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो 2 ही बचेगा। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। सो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, फर्स्टली पहले मैं इसको लिखता हूँ d² प्लस k² का स्क्वायर माइनस √2d k का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके। अब देखो ये मेरा फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a² माइनस b²? a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है उसका। ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। तो कैसे लिख सकता हूँ, d² प्लस k² प्लस ये b है मेरा √2d k, ओके, इंटू a माइनस बी। तो d² प्लस k² माइनस √2d k इक्वल टू 0। तो a प्लस बी एंड देन a माइनस बी। ओके। अब मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए, अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इस इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये मेरी है सेकेंड इक्वेशन। तो लेट्स सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या है वो, d² प्लस k² प्लस √2d k इक्वल टू 0 होगी। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, d² प्लस k² माइनस √2d k इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैल्सी में भी डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर k आ गया, नंबर तो है नहीं, तो कैल्सी में नहीं डाल सकते। एंड इसका फैक्टर वैक्टर के थ्रू भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो उसका कन्वेंशनल मेथड है सॉल्व करने का, उससे करना पड़ेगा। कैसे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ऐसे देते हैं, d इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का, जो कि आपने 10th में सीखा होगा। ओके। सो ये फॉर्मूला कहाँ से है, उसके पीछे तो मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, ऑलरेडी इतना लंबा हो गया। सो डायरेक्टली मैं सब्सिट्यूट करता हूँ। ओके। -b, तो ये क्वाड्रेटिक, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ये ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म की इक्वेशन का जो रूट आता है वो इस फॉर्मूले से आता है। लेकिन ये ax² प्लस bx, तो ये रहा हमारा b, इसको पहले उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो +2, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, √2d k प्लस k²। ओके। अब ये फॉर्म में आ गया वो k² कांस्टेंट c, b हमारा है √2d एंड a हमारा है 1, b हमारा √2k है क्योंकि d के टर्म में इक्वेशन है ना। तो यहाँ x x d d, √2k हमारा b है।
तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर -√2k। थोड़ा और यहाँ क्लैरिटी आए तो मैं यहाँ पर ना √2k ऐसा लिखता हूँ और यहाँ पर d। अब देखो आप डायरेक्टली कंपेयर कर लो, b हमारा है -√2 मतलब √2k है और यहाँ माइनस फॉर्मूले का माइनस, फिर प्लस माइनस √b², √2k का स्क्वायर, तो √2k का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, k का स्क्वायर k², तो हो जाएगा 2k²। ओके, 2k² -4, a क्या है हमारा, a हमारा 1 है, इंटू c क्या है हमारा k²। तो 2k² -4k² मतलब 2 - 4 -2k²। ओके, अपॉन ये 2, a क्या है हमारा 1, तो क्या हो जाएगा -√2k प्लस -2k² अपॉन 2। ओके, अब ये देखो इसको और सिंप्लीफाई करो, -√2k प्लस माइनस वो -√2 को ना √2 लिखो, k² इंटू √(-1). ओके, √(-1) अलग लिखो अपॉन 2। अब ये क्या हो जाएगा -√2k प्लस -√2k, k² को बाहर निकाल लो तो वो k बन जाएगा सिंपली, और ये क्या हो जाएगा √(-1) इज नथिंग बट i अपॉन 2। अब देखो √2/2 क्या होता है, तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, है ना, और ऊपर ऑलरेडी √2 है तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे सिर्फ और सिर्फ √2 बचेगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1/√2, है ना। सो √2/2, तो फर्स्ट टर्म को दे दो -√2/2k प्लस -√2/2ki। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2k प्लस माइनस 1/√2ki। अब ये √2 कॉमन ले लो तो k प्लस माइनस ki अपॉन √2। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। ये दो रूट्स हमें मिल गए, k प्लस ki अपॉन √2 एंड k माइनस ki अपॉन √2। ठीक है, अब सिमिलरली आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आई नो आपको थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। अगर आप इसको खुद से सॉल्व करोगे ना आपको लगेगा बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा लेंथी हो गया। बाकी ये तो 10th में आपने सीखा है, इसका कुछ न्यू नहीं है। -b प्लस -b² -4ac/2 है, उसमें सिर्फ मैंने सब्सटीट्यूट किया a और b की वैल्यू और सिंप्लीफाई करके इस रिजल्ट पे पहुंच गया। तो सिमिलरली आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो इससे आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा, बस सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन के साथ मिलेगा। हाँ, यहाँ माइनस था ना तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ जो आंसर मिलेगा ना, देखो यहाँ -b है ना, तो यहाँ का -b क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ डालूंगा -√2k, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और बाकी सब विल रिमेन सेम। तो यहाँ पर मेरे को जो d की वैल्यू मिलेगी, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो वो प्लस मिलेगी, प्लस k प्लस माइनस ki अपॉन √2। प्लस कैसे मिलेगी आपको समझा, कि जब मैं -b डालूंगा यहाँ पर तो माइनस माइनस दोनों, यहाँ पहले से माइनस और यहाँ का माइनस प्लस बन जाएगा, इसकी वजह से वहाँ पर प्लस मिलेगा। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप सॉल्व करो ये फॉर्मूले से और ये सिंप्लीफाई करके ये स्टेप पे पहुँचो। ठीक है, तो अब आपके पास आ गई 4 रूट, यहाँ की 1 2, यहाँ की 1 2, तो चारों कैसी है, चारों है हमारी कॉम्प्लेक्स रूट्स। कैसे, आई का टर्म आया उसके अंदर, तो हमारा CF क्या बन जाएगा। एंड हाँ, इसमें -k प्लस k आया, इसको देखो अलग अलग लिखो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ये रिपीट हो रही है कि नहीं। -k प्लस k आई अपॉन √2, दूसरी आ जाएगी प्लस k माइनस k आई अपॉन, सॉरी माइनस के आई अपॉन √2, और यहाँ तीसरी क्या आ जाएगी k प्लस के आई अपॉन √2, चौथी आ जाएगी k माइनस के आई अपॉन √2। देखो एक भी रूट रिपीट नहीं हो रही, तो ये सब डिस्टिंक्ट रूट है। तो ये पहला पैर हुआ और ये दूसरा पैर हुआ हमारा। ओके, सो इसको अल्फा प्लस माइनस बीटा आई के फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखेंगे इसको अल्फा प्लस माइनस बीटा आई के फॉर्म में, तो अल्फा आ जाएगा -k/√2 प्लस माइनस k/√2 आई। ओके, तो अल्फा प्लस माइनस बीटा आई, तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -k/√2 एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगी k/√2। ओके, तो CF में इसको भी लिखो
के बाय रूट टू प्लस माइनस के आई बाई रूट टू। ओके, तो इसको भी अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा ऐसे कंपेयर करो, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा विल बी के बाय रूट टू एंड बीटा इज के बाय रूट टू। ओके, तो सी एफ जब लिखूंगा मैं, तो सी एफ लिखूंगा, पहले ये दोनों के लिए लिखता हूँ, ये दोनों एक पैर है ना, तो इसके लिए लिखता हूँ ई रेस टू अल्फ़ा एक्स माइनस के बाय रूट टू एक्स सी वन कॉस ऑफ बीटा एक्स, तो के बाय रूट टू एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ के बाय रूट टू एक्स। ठीक है, अब ये दोनों एक पैर है, तो इसके लिए लिखता हूँ प्लस ई रेस टू अल्फ़ा एक्स के बाय रूट टू एक्स। ठीक है, तो सी वन सी टू तो हो गए, सी थ्री कॉस ऑफ के बाय रूट टू एक्स और प्लस सी फोर साइन ऑफ के बाय रूट टू एक्स। सो दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन सिंस इट इज होमोजेनियस फॉर्म। तो हार्ट से हार्ट ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा डी रेस टू फोर माइनस एम रेस टू फोर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर भी अब एम रेस टू फोर आ गया, तो इसको हम कैलकुलेटर में डाल नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर टाइप में लिखेंगे, डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म डायरेक्ट दिख रहा है, हाँ पिछली बार नहीं दिख रहा था, प्लस आ गया था, इसकी वजह से हमें इतना कुछ करना पड़ा। अब माइनस डायरेक्टली आ गया ये फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक बार इसको इक्वल टू 0 करो, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड फिर एक बार इसको इक्वल टू 0 करा, डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहले इसको इक्वल टू 0 कर दो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट ले लो, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एम आ जाएगा। ओके, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर इज एम। और फिर जब इसको इक्वल टू 0 करोगे, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा। जब इसका अंडर रूट लोगे, तो फर्स्टली डी इज इक्वल टू यहाँ पर इसका माइनस एम स्क्वायर का अंडर रूट, वो भी प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ रहा था, डी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर आ रहा था। तो एम स्क्वायर का रूट होता है एम, लेकिन माइनस एम स्क्वायर का रूट कैसे निकालेंगे, तो इसकी वजह से हमें उसको अलग करना पड़ेगा, रूट ऑफ एम स्क्वायर इंटू रूट ऑफ माइनस वन करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर इज एम और रूट ऑफ माइनस वन इज आई। तो हमारे पास रूट्स मिल गए, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एम आई कॉमा प्लस माइनस एम। ओके, तो सी एफ हमारा क्या बनेगा, ये तो रियल है, तो पहले हम रियल लिखते, सी वन ई रेस टू एम एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एम एक्स। अभी ये इमेजिनरी है, प्लस माइनस एम आई, तो क्या हो जाएगा, प्लस ई रेस टू 0 एक्स, अल्फा 0 है, सी थ्री कॉस ऑफ एम एक्स प्लस सी फोर साइन ऑफ एम एक्स। सो दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू y सिंस इट इज होमोजीनियस। तो हमने ये लेक्चर में होमोजीनियस फॉर्म को टैकल करना सीख लिया। और हाँ, फर्स्टली एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में ना, जैसे यहाँ पर क्यूब थर्ड ऑर्डर है और यहाँ पर है सेकंड ऑर्डर। ओके, तो सेकंड थर्ड ऑर्डर यूजुअली आस्क होता है, लेकिन फोर्थ ऑर्डर भी कभी कभी पूछ लेता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो फोर्थ ऑर्डर अगर इस टाइप में पूछता है तो आप सॉल्व कर लोगे ईजिली, लेकिन अगर ऐसे टाइप में पूछता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अगर ऐसा पूछता है कि डी रेस टू फोर डी रेस टू फोर प्लस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी इक्वल प्लस वन इक्वल टू 0, अगर ऐसी इक्वेशन आती फोर्थ ऑर्डर, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि आपका जो ये वाला कैलसी है, इसमें थर्ड ऑर्डर इक्वेशन सॉल्व होता है। तो इसकी वजह से इसको सॉल्व करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए दो टेक्निक हो सकती है। या तो आप थोड़ा दिमाग लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लो और रूट्स निकाल लो, 4 रूट्स आएगी, ठीक है। या फिर आपको अगर उतना मेहनत नहीं करनी है, तो आप ना एक दिन के लिए, M2 आपका एक दिन पेपर रहेगा ना, एक दिन के लिए ना आप ये वाली कैलसी का कहीं से जुगाड़ कर लो। क्यों पता है, क्योंकि इसमें जो है ना फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन सॉल्व होती है ईजिली। आप इसको अगर दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं ना ये सब इक्वेशन को, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और फिर बहुत मतलब उसमें आपका पूरा टाइम चला जाता है और दिमाग भी बहुत लगाना पड़ेगा। लेकिन आप इसमें सिंपली ये कैलकुलेटर में आप फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन एंड फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन की वैल्यूज डाल दो
सिंपली आपको 4 रूट्स इसमें इजीली मिल जाएंगे, इसमें आपको 1 सेकंड लगेगा बस वैल्यूज डालने और सॉल्व करने में, तो आपका इजीली क्वेश्चन बन जाएगा फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन का। तो मैं फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लूँगा, उसमें अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये कैलसी में पुट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो एक दिन के लिए आप किसी सीनियर से मांग लो, या फिर जिसके पास ये कैलकुलेटर होगा वो ले लो, या फिर अपना जिसने कोई कैलकुलेटर खरीदा नहीं वो ये खरीदे जाके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम का कैलकुलेटर है। इसमें फोर्थ ऑर्डर यूजुअली फोर्थ ऑर्डर इसमें सॉल्व होता है। ओके, फोर्थ ऑर्डर के ऊपर आपको नहीं पूछेगा फिफ्थ ऑर्डर सिक्स्थ ऑर्डर, तो इसमें आप डायरेक्टली इनपुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं हम ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम नॉन होमोजीनियस फॉर्म डिस्कस करेंगे। कहाँ गया हमारा ये, इसके अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीआई हम निकालेंगे। ओके, सो टेक केयर।